व्हाट इज द इन्फॉर्म्ड कंसेंट? इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द विलिंगनेस ऑफ द पेशेंट, रजामंदी है उसकी, विलिंगनेस या एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट। ओके, अब इसके अंदर आप पेशेंट को किस किस, पेशेंट विलिंगनेस ज़ाहिर है फॉर्म होगा, उसको फिल करेगा, उस फॉर्म में आपने पेशेंट को क्या क्या इन्फॉर्म करना है, वैसे भी वर्बली आपने पेशेंट को क्या एक्सप्लेन करना है रिगार्डिंग द एम ऑफ द स्टडी, अपना प्रोटोकॉल प्रोसीजर बताएंगे अपने रिसर्च का। ठीक है, इन केस जी पेशेंट खुद जी कंसेंट फॉर्म साइन नहीं कर सकता, कोमा का पेशेंट है, अब क्या आपके पास केस आ रहा है, अब क्या करोगे? तो यही बात देखो ब्लैक बॉक्स में इधर मेंशन है, इन द केस ऑफ इनकैपेसिटेटेड, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ना अहल है, जो कि वीक है, तो इस केस में कोमा में है ना अहल ही हुआ, इनकैपेसिटेटेड ही हुआ, तो इस केस में आप उसके गार्डियन से रब्ता करेंगे, लीगल गार्डियन से रब्ता करेंगे, या फिर किसी फैमिली मेम्बर से रब्ता करेंगे जो कि कंसेंट फॉर्म में अपनी रजामंदी देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों, अच्छा मैंने आपको बताया कि कंसेंट फॉर्म में यू विल डिस्क्राइब, आप उसे बताएंगे जी ये मेरा प्रोसीजर है, ये मेरा प्रोटोकॉल है। मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल। किसी के जहन में है कि दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? गुड, प्रोसीजर इज एक्शन स्टेप्स। देखो मैं कहती हूँ लैब में जाओ बच्चों, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करो, नॉर्मल से लाइन बना लो। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करो फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, एक जर्नल सी बात आ गई ना। अब जी लेकिन प्रोटोकॉल है दैट इज मोर प्रिसाइज। प्रोटोकॉल्स एक्चुअली आपको रूल्स बताता है टू परफॉर्म दी प्रोसीजर। देखो हॉस्पिटल में हम लोगों ने जी मेडिकेशन आप पढ़ते हैं, इधर प्रोसीजर है, पेशेंट आया, आईवी लाइन लगा दी, ड्रग दे दी, माई प्रोटोकॉल इज आईवी। ठीक है, इन्फ्यूजन रेट, व्हाट विल बी द इन्फ्यूजन रेट, व्हाट विल बी द डोज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन। प्रिसाइज होते जा रहे हैं ना हम। तो बच्चों आपके पास प्रोसीजर इज एक्चुअली द सेट ऑफ द एक्शंस, जैसे कि आप इधर भी करते हैं। ओके, ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसको आपने के परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल है प्रोसीजर ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल, जबकि प्रोटोकॉल क्या है, दिस इज द रूल। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स अंडर विच द प्रोसीजर विल बी परफॉर्म्ड। आप कह सकते हैं कि जी अ प्रोटोकॉल इज अ रिटन प्लान दैट स्पेसिफाइज द प्रोसीजर। ठीक है, डिफाइंड सिचुएशंस इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं। प्रोटोकॉल इज मोर स्पेसिफिक देन द गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल इज मोर स्पेसिफिक देन द प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें बट हर चीज़ के आपको कहते हैं ना इची बिची, हर चीज़ की डिटेल मिलेगी, हु विल परफॉर्म, व्हेन, हाउ, डज, ठीक है, एवरीथिंग। क्लियर है यहाँ तक? सो बच्चों अब आगे जाके देखो स्टेटमेंट, इजी स्टेटमेंट्स हैं लेकिन लिखी थोड़ी टेक्निकल करके हैं आपके ऑथर ने, कि लिखा है अ पर्सन रिक्रूटेड फॉर द रिसर्च, यानी कि वो पर्सन जिसे आप हायर करते हैं, जिसके ऊपर आप हायर, ये नहीं कि मैं उसको पैसे दे रही हूँ, ठीक है, जिसे आप रख रहे हैं रिसर्च के अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर आपने स्टडी परफॉर्म करनी है, दैट इज एक्चुअली द सब्जेक्ट। उसके पास लीगल राइट है, उसकी भी, उसको वैसे भी एथिकली, कि ही मस्ट गिव यू द कंसेंट। ये नहीं कि मेरा पेशेंट है तो मेरा उसके ऊपर कोई हक है कि मैं उसको बताए बगैर उसके ऊपर किसी किस्म की स्टडी परफॉर्म करूं। उसका लीगल राइट है, आप इसके ऊपर कोई नई ड्रग इन्वेस्टिगेट करना जा रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, यू विल टेक द कंसेंट। ओके, आप जो उसके अंदर बताएंगे अगर वो कि मैं इस तरीके का से परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, अगर आपका जो इंडिविजुअल है, सब्जेक्ट है, वो स्टडी को छोड़ना चाह रहा है, वो किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। ठीक है, एथिकली ही मस्ट आल्सो गिव कि जी स्टेटमेंट में स्टडी को छोड़ क्यों रहा हूँ। नेक्स्ट में आ जाओ। अब जी आपके ऑथर ने लिख दिया कि एथिकली, इखलाकी लिहाज से बातें कर रहे हैं ना हम ये सारे। नहीं, हम जो आपने फॉर्म पेशेंट से फिल करवाना है, आप उसके अंदर ये कंडीशन डाल ही नहीं सकते कि जी यू हैव टू कंप्लीट द स्टडी। दिस इज नॉट एथिकल। एथिकल तो नहीं ना है, ठीक है, एक जानदार की हम बात करें, दिस इज नॉट एथिकल। तो जी उसके पास राइट है किसी भी वक्त किसी भी स्टेट में वो स्टडी को छोड़ सकता है। दूसरी बात ये कि अगर जी मैं कह रही हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैंने तुम्हें स्टडी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना, ये मैं सिर्फ उसी कंडीशन में कह सकती हूँ जब मेरे पास इस चीज़ की श्योरिटी हो, दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस सब्जेक्ट इज सेफ, इसके किसी ऑर्गन को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हुआ, अगर हो रहा है तो उसको ठीक करना या उसकी ट्रीटमेंट करना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रह जाएगा, वो आपका लॉस हो रहा है।
देखो ना, अगर मैं रिसर्चर हूँ, मुझे कोई पेशेंट तंग कर रहा है, मैंने उसे कहा भी तुमने हर सैटरडे को 4 बजे आया करना है, नहीं आता, वो एक हफ्ते आया, दूसरे में नहीं आया, ठीक है। रिसर्च एजेंसीज ऐसे भी तो करती हैं ना कि पे कर देती हैं, ठीक है, वो मुझे तंग कर रहा है, इस केस में भी मेरे पैसे लगे हैं, ठीक है। तो अगर वो मुझे तंग कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग एथिकली, या मेरे पास पेशेंट आए, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँ, ओहो मुझे पता चला रिसर्च में तो उसकी किडनीज डैमेज होना शुरू हो गई हैं, और मैं उसे कह दूँ नहीं मैंने तुम्हारे ऊपर अब रिसर्च नहीं करनी, ये भी नहीं जी, ये ऐसा नहीं। वो क्लेम कर सकता है कि आपको उसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हर केस में जो बेनिफिट है दैट इज़ ऑफ द पेशेंट, दैट इज़ ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने बेनिफिट साइड पे रखना है, ठीक है। पैसे आपके वेस्ट होते हैं, हो जाएं। बच्चों इसके अंदर लिखे एथिकली राइट्स, प्राइवेसी, वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर लिहाज में जी आपने इसको बताना है कि जी अब तुम्हारा ये जो नाम है मैं तुम पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। अगर मैं डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ, मुझे अपनी पॉलिसीज़ में मेंशन करना है कि कौन कौन सा पर्सन इस रिकॉर्ड को असेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, मेरे रिसर्चर्स कर सकते हैं, मेरा हॉस्पिटल कर सकता है, किस सिनेरियो में कर सकता है, आपको ये हर चीज़ उसे बतानी पड़ेगी। अगर आपने जो उसकी परमिशन के बगैर उसका रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर दी है, वो आपको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब जी इसके अंदर लिखा है, देखो सबसे आखिरी लाइन लिखी है ना, इवन आफ्टर कंसेंट, कंसेंट के बाद भी आपका जो पेशेंट है वो विदड्रॉ कर सकता है स्टडी से विदाउट एनी पेनल्टी। आप ये नहीं कहेंगे आप तुम विदड्रॉ कर रहे हो जी मुझे पैसे दो, मेरे तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। आपके इन्वेस्टिगेटर ने अब क्या करना है, आपके इन्वेस्टिगेटर ने आपके सब्जेक्ट को क्या इन्फॉर्म करना है, इन राइटिंग प्लस वर्बली क्या इन्फॉर्म करना है, नेचर एंड पर्पस ऑफ द स्टडी, ठीक है, बताना है। ओके, उसको बताना है कि ये साइड इफेक्ट, ये रिस्क आ सकते हैं, ये डिस्कम्फर्ट्स आपको हो सकती हैं, डिस्कम्फर्ट्स जी आपको आना पड़ेगा, आप बीमार हो सकते हैं, आपको ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, सो बी रेडी। अगर आप फिर भी विलिंग है देन आप कंसेंट फॉर्म को साइन करें। साथ ही साथ आप बताएंगे जी मैं ये रिसर्च, ये मेरी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, मैं आपके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में ये ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और जी उसके रिस्पेक्टिव रिस्क ये थे, मैं करूँ ज़्यादा, मेरे बेनिफिट ये हैं। तो आपने हर चीज़ उसको क्लियर करनी है, आपकी ड्रग अच्छी है बुरी है, आपने उसको बताना है हर सूरत में, ठीक है। उसके बाद जी जनरल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी स्टडी प्रोसीजर के ऊपर, लेंथ ऑफ द थेरेपी के ऊपर, कि आपकी इतने ड्यूरेशन के लिए आपका ये स्टडी चलेगी। देन जी आप उसको स्टेटमेंट देंगे, क्लियरली आप उससे बताएंगे कि आप स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि आप विदड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी। दूसरी स्टेटमेंट इन राइटिंग प्लस वर्बल, अब आप उसे देंगे कि मैं भी आपको स्टडी से रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन कब, उसमें कंडीशन है इफ़ सर्कमस्टांसेस वारंट, यानी कि अगर हालात इस चीज़ की ज़मानत दें। ज़मानत ज़ाहिर है क्या होगी कि जी आप बिल्कुल हेल्दी हैं, यू आर परफेक्टली फिट, अगर आपको अगर मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ और आप फिट नहीं हैं तो आपकी ट्रीटमेंट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अदरवाइज पेनल्टी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ट्रीटमेंट, अदरवाइज पेनल्टी। ओके जी, कंपनसेशंस, ट्रीटमेंट आप उसको फर्निश करेंगे ड्यूरिंग द स्टडी अगर पेशेंट को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट या रिस्क होता है, ठीक है। बुखार भी चढ़ जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके इन्वेस्टिगेशन के अंडर है वो। आपने जी फिर उसको बताना है कि डेफिनेटली एक रिसर्च वर्क जा रहा है, आपको पता है मरीज़ जो हैं बार बार डॉक्टर से पूछते हैं क्या करूं, अच्छा मुझे ये हो गया, ये तो फिर एक रिसर्च ड्रग, उसमें तो उसको ज़्यादा क्वेरीज होंगी, तो वो क्या करेगा, आप उसको एक कंसर्न्ड पर्सन बताएंगे कि ड्यूरिंग द रिसर्च अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो, आपको आंसरेबल ये पर्टिकुलर रिसर्चर है हम लोगों का। साथ ही साथ ही आप इसको स्टेटमेंट बताएंगे कि आपका ये जो डाटा है रिकॉर्ड हो रहा है और इस डाटे को कौन कौन सा इंडिविजुअल असेस कर सकता है। क्लियर? सो जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। लिखा है एथिकली, रूल नहीं ना आया अभी तक, एथिकली इखलाकी लिहाज से इट इज़ नेसेसरी कि आप जी इन्वेस्टिगेटर हैं, आप इसको आप रिटन इन राइटिंग सारा कुछ लें, ठीक है। एक्सेप्ट राइटिंग डॉक्यूमेंट, ज़ाहिर है जब कोई चीज़ डॉक्यूमेंट आ जाते हैं फिर वो लीगल पॉइंट पे जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसकी लीगल वैल्यू आ जाती है। बच्चों इधर लिखा है कि आपने इन राइटिंग, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आपने इन राइटिंग कंसेंट्स लेने हैं।
अच्छा, बहुत से सिनेरियोज ऐसे आते हैं कि इन राइटिंग कंसेंट इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। कैसे, क्या आपके जहन में आता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? मेरे पास एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि जी नाउ दिस इज़ नेसेसरी कि मैंने ये ड्रग देनी ही देनी है, ठीक है। तो उसमें जी सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि एक्सीडेंट पेशेंट के लिए हमारे पास और बड़ी अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरे पास बच्चों सिनेरियोज क्या हैं, देखो ऑल्टरनेटिव्स की तरफ हम जाएंगे ना उस केस में। ऑल्टरनेटिव जो एक पेट इस्टेब्लिश चीज़ है, ठीक है। अगर तो जी मेरे पास ऐसे सिनेरियोज आ चुके हैं, उस कंडीशन में भी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट है, मैं कहती हूँ ये हर चीज़ इसके ऊपर जी दिस इज़ यूजलेस, जिसा अक्सर कैंसर के पेशेंट्स में देखा जाता है ना, तो दिस इज़ यूजलेस, अब ये ड्रग तो इसको हमें इस्तेमाल करके देखनी चाहिए, क्या पता जी ये बेनिफिशियल हो। लेकिन उस केस में भी अगर उसका कोई लवाहिकीन, उसके गार्डियंस, फैमिली मेम्बर्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो उस केस में इन राइटिंग आप नहीं लेंगे क्योंकि उसका आगे पीछे ही कोई नहीं है। पेशेंट फॉर एग्जांपल ऐसा पेशेंट है, ऐसा ही पेशेंट और वो कोमे में है, किससे इन राइटिंग लोगे? किसी से नहीं लोगे। उस केस में यू कैन डिसाइड, लेकिन कोई अगर क्लेम करने वाला आ गया देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब इसमें लिखे ऐसी कंडीशंस जिसमें यू हैव एक्सेप्शंस कि आप राइटिंग्स ना लें, दिस कंडीशन इज कोमा, ओके। या फिर अगर उसका गार्डियन कोई ऐसा है जो कांट जी आपको आपके तक पहुंच नहीं सकता, ठीक है, हर किस्म की कोई पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है कि जी आप लोग ईमेल्स इस तरीके का, आजकल तो ये तरीके आ गए हैं ना, अगर शायद ही कोई ऐसा रीज़न बन गया कि ये भी पॉसिबल नहीं है तो इस केस में आप इन राइटिंग ना लें, जबकि ऐसे केसेस आर रेयर, ठीक है। तो जी ये कंडीशंस तब थी जब ड्रग देना ज़रूरी था, आपको लगा था कि जी दिस इज़ ओनली दी लास्ट अवेलेबल ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, लिखा है कंसेंट इज कॉन्ट्ररी टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सच ह्यूमंस। जी आपकी रजामंदी पेशेंट के अगेंस्ट, पेशेंट की रजामंदी पेशेंट के अगेंस्ट ही कब जाना शुरू हो जाती है? जब पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो जी इस केस में तो जाहिर है पेशेंट कहता है मैं छोड़ रहा हूँ स्टडी, तो छोड़ने दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये उर्दू में ही एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी, जिसने पढ़नी हो वो पढ़ ले। उससे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। कंसेंट हम लोग लेते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 में इन राइटिंग, ठीक है। फेज़ 1 फेज़ 2 में इन राइटिंग। जब आप फेज़ 3 में आए, भाई रिटर्न आपके पास है, फेज़ 3 में आपने क्या करना है कि आप लोग जी वर्बली पेशेंट से दोबारा कंसेंट ले लें। आर यू ओके? कर सकते हैं हम, तो जी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। इधर लिख दे क्या, इन फेज़ 3 इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फिजिकल मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट टू ऑब्टेन अ वर्बल कंसेंट एंड रिकॉर्ड इट, ठीक है। हर केस में, हर स्टेप में यू विल टेक द कंसेंट। पहला कंसेंट आपने 2 रिटर्न ले ली हैं, फर्स्ट में ले लिया, सेकंड में भी ले लिया। फेज़ अगर फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फेज़ 3 में है, 4 क्लिनिकल फेजेज़ है ना, अच्छा, तो उसके अंदर भी आप भी वर्बली आप पेशेंट से पूछते रहें। आपने हर लिहाज में जो आपका पेशेंट है उसके एडवांटेज को, उसकी बेनिफिट को अहमियत देनी है, ठीक है। अब जी नीचे आपके लिख दिया आपके ऑथर ने कि ऐसा भी है कि इंडस्ट्रीज़ हैं, नए ड्रग्स बनाती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उनके अंदर डिपार्टमेंट है ना, तो वो क्या करती हैं कि वो इंसेंटिव्स देती हैं उन पार्टिसिपेंट्स को, उन सब्जेक्ट्स को जो आपकी रिसर्च स्टडी के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। क्लियर? थोड़े से डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं कंसेंट फॉर्म के ऊपर।